Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2024 के लिए फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज जो मेरी चल रही है, में अभी तक हम यूकेपीएससी प्रोफेसर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही साथ यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एक पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फर्दर 18 से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है TSIR नेट फिजिकल नाम से, तो आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो की जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो आपको बतानी है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पॉइजन रेशो को यहाँ पर सिग्मा से लिखा है, कई जगह इसको म्यू से भी लिखते हैं। पॉइजन रेशो को कई जगह इसको म्यू से भी लिखते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल लिमिट होती है, प्रैक्टिकल लिमिट पॉइजन रेशो की जो प्रैक्टिकल लिमिट होती है, या जिसको थ्योरेटिकल लिमिट कहते हैं, वो होती है 1/2। एक लिमिट होती है इसकी जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। पहले मैं इसकी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल लिमिट लिख देता हूँ, तो वो होती है -1 से लेकर म्यू की, और कहाँ तक होती है 1/2। म्यू की जो वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू क्या रहनी, लेस देन रहनी चाहिए 1/2 से। 1/2 से कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी भी ये 1/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा खत्म हो, ये भी सीधा सीधा खत्म हो गया और ये भी सीधा सीधा खत्म हो गया। बचा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन। एक्चुअल वैल्यू इसकी ये होती है प्रैक्टिकल लिमिट ना। प्रैक्टिकल लिमिट जो होती है इसकी -1 से और 1/2 तक होती है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग इज 0.025%। इफ इट्स पॉइजन रेशो इज 0.4, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द वायर। देखो भाई, म्यू जो होता है, म्यू यानी कि पॉइजन रेशो, वो बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन ऑन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। सवाल ये है कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, लीनियर स्ट्रेन क्या है। लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन को समझ लेते हैं पहले। मान लो ये कोई बार है, बार का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान हो, यूनिफॉर्म हो। इस पर कोई लोड लग रहा है, ऐसे एफ लोड लग रहा है। एफ लोड लगाऊंगा तो इसकी लेंथ जो है वो खिंचेगी, लेंथ जो है वो खिंच जाएगी, जबकि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होने का क्या है कि इसकी जो लेंथ है उसके अंदर भी चेंज होगा और इसका जो डायमीटर है उसके अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे लीनियर, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे लेटरल। फोर्स की डायरेक्शन में जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे लीनियर, और फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे लेटरल। तो यहाँ पर हमें म्यू लिखना है, तो लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, और लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। फोर्स की डायरेक्शन में जो कुछ भी आ जाएगा वो आ जाएगा लीनियर, फोर्स के परपेंडिकुलर जो भी चला जाएगा वो हो जाएगा लेटरल। यहाँ से एक चीज और आपको दिख रही है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, लंबाई कम होगी तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि साइन किसका आएगा, माइनस। माइनस साइन ये बताएगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आपको इसका यूज नहीं करना है, सिर्फ ये बताने के लिए माइनस साइन। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है इसकी पॉइजन रेशो की। पॉइजन रेशो की आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.4। के बाद आपको डायमीटर के अंदर चेंज निकालना है, यानी कि स्ट्रेन निकालना है, तो आपको डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू दी गई है डेल्टा एल अपॉन एल की। डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू आपको कितनी दी है, 0.025%, 0.025। यहाँ से डेल्टा डी अपॉन डी जब आप निकालेंगे, ये आएगा 0.4 इंटू 0.025। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 0.01। 0.01 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्टील और रबड़ को अगर कंपेयर करूं, स्टील और वर्सेस रबड़, स्टील वर्सेस रबर की अगर बात करें, तो स्टील की जो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को अगर मैं वाई से शो करूं, वाई से, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़।
रबर एक्चुअल में कौन-सा मटेरियल होता है? रबर एक्चुअल में ब्रिटल मटेरियल होता है। रबर एक्चुअल में कौन-सा मटेरियल होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि एक लिमिट के बाद ये क्या होता है? टूट जाता है। जैसे आप तार रबड़ को खींचते हो ना, लिमिट के बाद जैसे ही अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये टूट जाएगा। जबकि जो मोस्टली बिल्डिंग्स है, सरिया लगता है बिल्डिंग में, तो सरिया किस लिए लगाते हैं? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब उस पर लोड हटाया जाए, जब उस पर से लोड रिमूव किया जाए, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से रीगेन कर ले। तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बिल्डिंग्स के अंदर जो सरिया है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर इलास्टिसिटी रबड़ की होती ज़्यादा, तो किसको यूज़ करते? रबड़ को। रबड़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूकेपीएससी 2024 पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए, अर्जुना बैच स्टार्ट है जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट हो गया। बैच में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिल रही है। फिलहाल जो सब्जेक्ट चल रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स और साथ में क्वांटम और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट चल रहे हैं। ये बैच का जो सिलेबस है वो दिसंबर के पहले वीक में या नवंबर के लास्ट में ही खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्योंकि अभी एग्जाम डेट जो है टेंटेटिव वो फरवरी का लास्ट या मार्च होने वाली है, तो इस बैच की जो वैलिडिटी है वो भी अब बढ़ा के अप्रैल 2025 से बढ़ा के उसको मैं जून 2025 कर रहा हूँ। क्योंकि मान के चलें कि अगर अप्रैल में भी एग्जाम होते हैं या वो भी आगे खिसक जाते हैं, तो भी मैं इसको जून तक के लिए वैलिडिटी इसकी बढ़ा रहा हूँ। अभी इस बैच का जो प्राइस है वो 7200 आपको शो हो रहा है, जिस पर 5 सितंबर यानी कि कल तक इस पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है। कितने का डिस्काउंट चल रहा है? 15% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग परचेज जॉइन करना चाहते हैं ये बैच, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और अगर आप आईओएस यूज़र हैं तो उसका जो लिंक है आईफ़ोन वालों के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक को फॉलो करके आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे, माई इंस्टीट्यूट ऐप। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड डालने के बाद फिर आपको ये बैच शो होने लगेगा और फिर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, तो अभी आप कर सकते हैं, अभी ऑफर वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है चूज़ द करेक्ट रिलेशन अमंग द इलास्टिक कांस्टेंट वाई, ए और ये ईटा है शायद ये। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक रिलेशन होता है हमारे पास y इक्वल्स टू 3k, y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस और ये होता है 2 ईटा। ईटा का मतलब है पॉइजन रेशो, k का मतलब होता है रिजिडिटी कांस्टेंट और y का मतलब होता है इलास्टिक कांस्टेंट। इसी तरह से एक होता है E इक्वल्स टू 2 ईटा, यहाँ म्यू आएगा, सॉरी यहाँ पर म्यू आएगा, ये म्यू, ये म्यू हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू। हमें करना क्या है, इन दोनों में से म्यू को गायब करना है। दोनों इक्वेशन के साथ खेलना है और इसमें से म्यू को गायब करना है। तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ y/3k और मेरे को किसको गायब करना है? इसको गायब करना है। तो y/3k इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू और 2 म्यू इक्वल्स टू 1 माइनस y/3k हम लिख सकते हैं पहली वाली इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरी वाली जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y/2 ईटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू और म्यू की जो वैल्यू है वो हम क्या लिख सकते हैं y/2 ईटा माइनस 1। म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये बनेगा 2 और म्यू की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी y/2 ईटा माइनस 1। ये वैल्यू हो गई 1 माइनस y/3 के। ये रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से जब मैं इसको बनाऊँगा, हमारे पास ये रिलेशन बनेगा ये वाला डी। का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड डज नॉट वेरी विद प्रेशर। वॉल्यूम जो है वो वेरी नहीं कर रहा है विद प्रेशर, प्रेशर के साथ। तो व्हाट विल बी द पॉइजन रेशो? पॉइजन रेशो बताना है यानी कि हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। वो कैसे बता सकते हैं? हमारे पास जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो होता है डीपी, बल्क मॉड्यूलस डीपी ऑन डीवी अपॉन वी। हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डज नॉट वेरी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डीवी अपॉन वी की जो वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। डीवी अपॉन वी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। बल्क मॉड्यूलस कितना हो गया? इनफाइनाइट। y इक्वल्स टू क्या होता है? 3k 1 माइनस 2 म्यू।
के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। यहाँ से मैंने इसको लिख दिया 1/0, ये हो गया 1 माइनस 2 म्यू। तो ये 0 चला गया, तो यहाँ से 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 2 म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2 यानी कि 0.5। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू बीम्स ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल वेट। वो बीम है, इनकी लेंथ सेम है और वेट भी इनका इक्वल है। लेट सपोज इनकी लेंथ है L1 और एक की लेंथ है L2 और इनका वेट भी सेम है W1 और W2। वेट हो गया, एक का हो गया M1G, दूसरे का हो गया M2G। ठीक है। मास आप ध्यान रखना, मास जो होता है, मास वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम जो है उसको आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। कहाँ यूज होगा अभी बात करेंगे। फर्स्ट वन है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड सेकंड वन है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। पहला वाला जो है उसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर। मास को मैं किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में। इसको मैंने लिख दिया वॉल्यूम V1 और डेंसिटी रो। दोनों सेम मटेरियल के, तो डेंसिटी दोनों की सेम होगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? V2 रो और जी, रो जी कट जाएगा। अब V1 मैंने कहा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ, तो इसको आप क्या लिख दोगे? A1 L1। इसको आप लिख दोगे A2 L2। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि L1 और L2 सेम है, L1 L2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा A1 और बराबर क्या हो जाएगा? A2। फिर आपको बोला गया है कि एक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है सर्कुलर और दूसरे का है स्क्वायर। सर्किल वाले की रेडियस हम मान लेते हैं R, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और उसकी साइड जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए उसको हम मान लेते हैं A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। यहाँ से आपके पास रिलेशन बनेगा R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू 1/पाई। ये रिलेशन आ गया। फिर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है कि कितना डिफ्लेक्शन आया वो निकालना है। तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो, अगर मैं ये मानूं कि ये बीम कुछ इस तरह से बनी है, ये बीम कुछ ऐसी है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये बीम कुछ ऐसे है, ऐसे इसी बीम में यहाँ पर लोड लग रहा है, लोड को मैंने P से लिख दिया, तो इसका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है वो लिखते हैं PL³ ऑन 3E। E को लिख देंगे Y, तो ये आ जाएगा 3YE। आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई का मतलब हो गया इलास्टिसिटी। अगर मैं इसको ये मान लेता हूं कि ये इस तरह की बीम है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब ये हमें बोला है कि दोनों का डिफ्लेक्शन यानी कि डिप्रेशन सेम है, तो डेल वन इक्वल्स टू डेल टू। यहाँ से मैंने लिखा P1 L1³ ऑन 3, दोनों का मटेरियल सेम है तो y की वैल्यू सेम जाएगी दोनों में, ये हो गया I1। ये हो जाएगा P2L2³, ये हो जाएगा 3YI2। यहाँ से क्या-क्या कट जाएगा? L1³ से L2³ कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल। हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा P1/P2 की जो वैल्यू बचेगी, बचेगी I1/I2। अब मेरे पास यदि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो स्क्वायर के लिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम लिखेंगे A⁴/12 होता है BD³/12। P और D दोनों सेम हो जाएंगे तो A⁴/12 बन जाएगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए अगर इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट निकाला जाए, तो ये लिखा जाता है पाई D⁴/64। यहाँ से ये वैल्यू डाल दो P1/P2, तो एक तो हो जाएगा A⁴/12 और एक हो जाएगा पाई D⁴/64। डी का मतलब होता है डायमीटर, और डायमीटर जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो कितना हो जाएगा? 2r। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी P1/P2 और ये हो जाएगा A⁴ और तो ऐसा ही रहने दो 64 अपॉन यहाँ 2r करूंगा तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा 12 इंटू 16 और आई ये हो जाएगा r⁴। 16 × 64 ये तो कट गया यहाँ से, तो ये बनेगा 4 और 4 × 12, इसको भी काट दो, तो ये जो है ये बनेगा 1/3 और यहाँ से बनेगा A/r⁴। तो आपने वैल्यू निकाली हुई है, इसकी वैल्यू निकाली हुई है, आपने वैल्यू निकाली थी r² की, जो कि आई थी 1/π। यहाँ पर क्या बन रहा है? A/r⁴। आपने जो वैल्यू निकाली r² की, ना यही तो वैल्यू निकाली आपने, r² दैट इज इक्वल्स टू, नहीं उल्टा लिख दिया, हाँ सही है, r² इक्वल्स टू पाई, r⁴ कितना बनेगा? 1/π²।
ये बन जाएगा 1/पाई² बनेगा। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1/पाई²। तो उल्टा हो जाएगा, हमें A/R की वैल्यू चाहिए तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ से P1/P2, ये हो जाएगा 1/3 पाई और यहाँ से हो जाएगा ये पाई²। आंसर आ जाएगा पाई/3। हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई/3, यानी कि ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एट लो टेम्परेचर द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिबाई टी क्यूब लॉ। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? डिबाई टी क्यूब लॉ। लो डिबाई टी क्यूब लॉ, डिबाई टी क्यूब लॉ के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट है लैटिस की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? टी क्यूब के। कहाँ पर? लो टेम्परेचर। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इज इन गैसेस, ये इज नहीं है, इन गैसेस, इन है ये, इन गैसेस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। देखो विस्कोसिटी जो आती है, विस्कोसिटी विस्कोसिटी जो आ रही है वो तो आती है किसकी वजह से? मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट की, मोमेंटम। कंडक्शन जो आता है, कंडक्शन वो आता है हीट के ट्रांसपोर्ट के। और जो डिफ्यूजन आता है, डिफ्यूजन वो किसके ट्रांसपोर्ट की वजह से आता है? मास की वजह से। यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन गलत, सही नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कंडक्शन के सामने आना चाहिए एनर्जी, डिफ्यूजन के सामने आना चाहिए मास, और विस्कोसिटी के सामने आना चाहिए मोमेंटम। ये सारे ही क्या लिखे हुए हैं? गलत लिखे हुए हैं। हमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट है। T1 बराबर क्या हो गया? T2 हो गया। T1 इक्वल्स टू हो गया T2। T1 इक्वल्स टू T2। तो अब कंप्रेशन जो है आइसोथर्मल हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, वो दोनों में से कोई सी भी प्रोसेस हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट ग्रेटेस्ट प्रेशर। तो जो फर्मियोन्स होते हैं ना, फर्मियोन्स, फर्मियोन्स के पास ऐसे पार्टिकल होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है जो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जबकि बोसोन्स के पास ऐसे पार्टिकल्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है जो कम प्रेशर अप्लाई करते हैं। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी, यानी कि फर्मियोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सरफेस एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम। तो इसका आंसर स्पेयर आएगा, स्पेयर आएगा। क्यूब, कौन, सिलेंडर, स्पेयर, स्पेयर का जो जो सरफेस एरिया होगा गिवन वॉल्यूम के लिए वो क्या आएगा? लीस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मेटल बॉल हैज सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है dQ/dt, यानी कि P लिख लो इसको। ये लिखा जाएगा सिग्मा EA, ये लिखा जाएगा T⁴ माइनस T0⁴। तो आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए किसकी? स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, जो कि आपको गिवन है कितनी है? 5.67 इंटू 10⁻⁻8। एमिसिविटी की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 0.4। एरिया की जो वैल्यू है वो है 200 इंटू 10⁻⁻4। और यहाँ से 527 में 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 500, 600, 800। ये हो जाएगा 800 पावर कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ हो जाएगा ये 300 पावर 4। पूरे को सॉल्व करना है, कैलकुलेटर चलाना है, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 182 वॉट। आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 182 वॉट, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सरफेस टेम्परेचर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना है आपको। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा मैक्स P इक्वल्स टू बी। आपको क्या पूछा है? लैम्बडा की वैल्यू पूछी है, तो लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B/T। बी की जो वैल्यू है वो है 2.898 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर जो आपको है 34 दिया है, 34 को 273 प्लस 34 करके लिखो, ये बनेगा 2.898 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 307। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 9.44, 9.44 म्यू एम। म्यू का मतलब 10⁻⁻6। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्लैसियस। अब क्लैसियस थ्योरम जो है और एक होती है जो एंट्रोपी के लिए, तो क्लैसियस थ्योरम को भी मैं लिख देता हूँ और एंट्रोपी को भी लिख देता हूँ। डेल Q/T क्लोज साइकिल के लिए एक होती है लेस देन जीरो, एक बार लिखोगे डेल Q/T इक्वल्स टू जीरो, और एक लिखोगे डेल Q/T ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह से एक लिखा जाता है डेल DS इज लेस देन जीरो, DS बराबर जीरो,
और ds ग्रेटर देन 0। ds मतलब एंट्रोपी में चेंज। तो अगर एंट्रोपी में चेंज 0 है तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिवर्सिबल ds लेस देन 0 तो इम्पॉसिबल। ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता क्योंकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है लगातार। ds ग्रेटर देन 0 अगर है तो इसको हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा कर दो। यहाँ पर डेल क्यू अपॉन टी बराबर 0 तो इसको आप क्या लिखोगे? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यहाँ पर ds ग्रेटर देन 0 इर्रिवर्सिबल लिखा है, यहाँ पर उल्टा कर दो। डेल क्यू अपॉन टी लेस देन 0 तो इर्रिवर्सिबल के लिए ये हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? इर्रिवर्सिबल। यहाँ पर आपने क्या लिखा है? ds लेस देन 0 ये इम्पॉसिबल है तो यहाँ पर इम्पॉसिबल ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। उल्टा चलेगा जस्टिस। तो हम बोलते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। हमें ये पूछा है कि रिवर्सिबल के लिए, तो रिवर्सिबल के लिए तो सी आएगा क्योंकि बराबर 0 करना है तो ये आ जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस इन। देखो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात मैं अगर करूं, आइसोथर्मल आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर की वैल्यू सेम होना। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो होती है सीवी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर सेम सेम हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि डेल्टा यू हो गया 0। पहला हो गया गलत, पहला हो गया गलत। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर भी, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी 0 रहती है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में भी जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू वो क्या रहता है? 0 रहता है। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। और इंटरनल जो एनर्जी है वो कौन सा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर सेम डिपेंड करता है। साइक्लिक प्रोसेस में मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो गई, यानी कि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इन तीनों में डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई। एडियाबेटिक प्रोसेस में ऐसा कुछ होता नहीं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एडियाबेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीस ऑफ आइस इज एडेड टू कप ऑफ वाटर। ये पानी का कप है, इसमें मैंने आइस वाटर ऐड करा दी, आइस ऐड करा दी। तो आइस क्या करेगा? ये लो टेम्परेचर पे आइस, और ये जो पानी है ये हाई टेम्परेचर पे होगा। पानी जो है ऑब्वियस सी बात है तो हाई टेम्परेचर पे होगा, तो ये लो टेम्परेचर पे होगा। तो माइनस से ये किधर जाएगा? प्लस में जाएगा। माइनस से इधर जाएगा, प्लस में जाएगा, तो ये क्या करेगा? हीट लेगा ना। हीट सप्लाई होगी, यहाँ से कहाँ से? इधर से इधर की तरफ हीट सप्लाई होगी। एंट्रोपी जो है वो इसकी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये हीट क्या कर रहा है? ले रहा है। और थर्मोडायनेमिक्स में हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल में मैंने अभी आपको बताया कि ds की वैल्यू क्या होती है? 0। ds का मतलब होता है S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से S2 बराबर क्या हो गया? S1 हो गया। S2 बराबर हो गया S1, तो इसका मतलब ये अनचेंज रहेगी। ये थे कुछ 18-20 क्वेश्चंस यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के। होपफुली जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम थर्ड पार्ट के साथ इसके मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ऐप डाउनलोड करना है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर से डाउनलोड करके और आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।